Hello students, welcome to all of you in my YouTube channel Kuldeep Physics which make your study easy and comfortable। तो बेटा इससे लास्ट वीडियो के अंदर हमने पढ़े कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स साउंड वेव के, जिसके अंदर हमने पढ़ा वेवलेंथ के बारे में, फ्रीक्वेंसी के बारे में, टाइम पीरियड पढ़ा और साथ ही पढ़ा पिच। बेटा इसी सीक्वेंस में जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास साउंड वेव का आता है वो है एम्पलीट्यूड। तो देखते हैं कि एम्पलीट्यूड क्या है, किस तरीके से ये वेरी करता है और क्या क्या हमारे पास इस एम्पलीट्यूड के बारे में है। तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले तो उसकी डेफिनेशन पे अगर हम आए, मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम डिस्टर्बेंस इन द मीडियम ऑन आइदर साइड ऑफ मीन वैल्यू। मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम डिस्टर्बेंस, अभी बेटा हमने बात की थी जब साउंड ट्रेवल करता है मीडियम के अंदर से तो क्या करता है, डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है ना, पार्टिकल्स उस डिस्टर्बेंस को आगे 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 फॉरवर्ड करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम डिस्टर्बेंस इन द मीडियम ऑन आइदर साइड ऑफ द मीन वैल्यू। इसको आप ऐसा समझे, ये मान लेते मेरे पास पार्टिकल है कोई, ठीक है, अभी अपनी मीन पोजीशन पे है, इसकी मीन वैल्यू। अब बेटा जैसे इसको वाइब्रेशन मिलेगी तो ये वाइब्रेट करेगा, तो इस पॉइंट से ये मैक्सिमम इधर जिस डिस्टेंस तक जाएगा और फिर वापस ऐसे है, तो इस तरीके से वाइब्रेट करेगा और ये मान लेते हैं इधर ऐसे जाता है, तो इस तरीके से ये पार्टिकल वाइब्रेट करता है। तो हमारे पास जो मीन पोजीशन, जो मीन वैल्यू से जो मैक्सिमम डिस्टर्बेंस है कहाँ तक ये जाता है, ऑन आइदर साइड, दोनों साइड में कह सकते हैं, इस डिस्टर्बेंस को हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक, पार्टिकल है मीन पोजीशन से बेटा एक बार लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट इस तरीके से वो वाइब्रेट करेगा इस मीन पोजीशन से। मैक्सिमम डिस्टर्बेंस कितनी है, ये जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक, डिनोटेड बाय ए, जनरली इसको आप डिनोट करते हो कैपिटल ए से, एंड ऐसा यूनिट इज मीटर, और साथ में ऐसा यूनिट्स की बात करें मीटर। तो डिस्टेंस है, डिस्टेंस की यूनिट हमारे पास मीटर होती है, तो यहाँ भी हमारे पास एम्पलीट्यूड की यूनिट है वो है मीटर। ये तो बेटा एम्पलीट्यूड के बारे में उसकी डेफिनेशन यूनिट्स हो। अब एम्पलीट्यूड अपन को बताता क्या है, एम्पलीट्यूड डिटरमाइंस लाउडनेस और सॉफ्टनेस ऑफ साउंड। मतलब साउंड कितना सॉफ्ट है या लाउड है, ये चीज कौन डिटरमाइन करेगा, ये चीज डिटरमाइन करेगा एम्पलीट्यूड। सॉफ्ट साउंड मतलब धीमा साउंड, लाउड साउंड मतलब तेज साउंड। अब साउंड कई बार धीमा भी होता है और तेज भी होता है। अब ये साउंड धीमा और तेज होता है क्यों, वो होता है हमारे पास इस एम्पलीट्यूड की वजह से। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, एम्पलीट्यूड डिपेंड्स ऑन द फोर्स विद विच एन ऑब्जेक्ट इज मेड टू वाइब्रेट। आप कितनी फोर्स से ऑब्जेक्ट को वाइब्रेट कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारे पास उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा। इसको बेटा आप ऐसे समझ सकते हैं बड़े सिंपल से तरीके से। जी, अगर मैं मान लूं मेरे पास कोई पार्टिकल है, मान लेते हैं पेंडुलम है। अब बेटा इसको अगर मैं थोड़ी सी फोर्स लगा के वाइब्रेट करवाता हूं तो ये इस मीन पोजीशन से थोड़ा सा मूव करेगा, लेकिन इसी को मैं जोर से फोर्स लगा दूं, जोर से हिट करता हूं, तो ये इसका जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ जाएगा, है ना। तो कह सकते हैं अगर कोई पार्टिकल है उसको आप हल्की सी फोर्स दो तो वो धीरे 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 वाइब्रेट करेगा, उसका एम्पलीट्यूड कम हो, और आप उसको जोर से हिट करोगे तो उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। तो एम्पलीट्यूड बेटा किस पे डिपेंड करता है, फोर्स के ऊपर, कि कितनी फोर्स से आप वाइब्रेशंस कर रहे हो। इसके अलावा लाउड साउंड ट्रेवल लार्जर डिस्टेंस एंड वाइस वर्सा। बेटा जो लाउड साउंड है वो ज्यादा दूर तक ट्रेवल कर सकता है एज कंपेयर टू सॉफ्ट साउंड। अब इन सारी चीजों को समझने के लिए हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले तो आप लाउडनेस और सॉफ्टनेस को चेक करें। बोर्ड तो मैं बिल्कुल धीरे धीरे हल्की फोर्स से हिट कर रहा हूँ, हल्की फोर्स से हिट कर रहा हूँ, मतलब इस केस में मेरे पास जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही है उनका एम्पलीट्यूड क्या होगा, कम। आपको जो साउंड सुनाई देगा वो सॉफ्ट साउंड सुनाई देगा, धीमा साउंड सुनाई देगा। इसी में अगर मैं फोर्स बढ़ा देता हूँ तो हमारे पास साउंड लाउड हो जाता है। ठीक है, तो एक चीज तो हुई फोर्स विद विच एन ऑब्जेक्ट इज मेड टू वाइब्रेट। तो जितनी फोर्स आप लगाते हो उस हिसाब से एम्पलीट्यूड चेंज होगा। फोर्स ज्यादा लगाएंगे एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, फोर्स कम लगाएंगे एम्पलीट्यूड कम होगा। और हम कह सकते हैं जो लाउड साउंड है, जब मैं ज्यादा फोर्स लगा रहा हूँ
तो एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, साउंड लाउड होगा, और लाउड साउंड दूर तक ट्रैवल कर सकता है। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल, कहीं डीजे बज रहा होगा तो डीजे का साउंड आप काफी दूर तक सुन सकते हो, लेकिन उसी जगह पे कोई मोबाइल लेके अपने गाने, मोबाइल पे अपने गाने चला ले, उसका साउंड कुछ मीटर्स तक जाएगा, उसके बाद सुनना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे डीजे का साउंड लाउड है और मोबाइल का साउंड सॉफ्ट है। जितना साउंड लाउड होगा उतनी ज्यादा दूर तक वो ट्रैवल कर सकता है। इसको वेव की फॉर्म में अगर हम शो करना चाहें तो वो कैसे शो करेंगे? तो उसके लिए बेटा कह सकते हैं, मैं वेव्स बनाऊं, एक तो ये वेव बनाई मैंने, तो वेव में हमने कहा जो बीच वाली पोजीशन ये मीन वैल्यू को शो कर रही है, और ये क्रस्ट और ट्रफ ये मीन वैल्यू से मैक्सिमम कितना ऊपर नीचे गए, तो जो ये वाला डिस्टेंस हुआ आइदर साइड, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक, एक तो ये वेव हुई, और सिमिलर एक वेव और बनाते हैं, और इसमें बेटा एम्पलीट्यूड हुआ ये मेरे पास। आप इसको इधर भी शो कर सकते हो, इस लाइन के ऊपर भी, ये मेरे पास एम्पलीट्यूड हुआ ए, और ये भी मेरे पास एम्पलीट्यूड हुआ ए। अब बेटा दोनों वेव्स को आप देख के कह सकते हो कौन सी वेव जो लाउड साउंड को प्रोड्यूस रिप्रेजेंट कर रही है, ये वाली वेव, क्योंकि इसमें हमारे पास मीन पोजीशन है, जो एम्पलीट्यूड है वो ज्यादा है। ठीक है, एम्पलीट्यूड ज्यादा है, तो ये मेरे पास होगी लाउड साउंड के लिए, या फिर कह देंगे अपने पास हाई एम्पलीट्यूड, और ये वाली होगी सॉफ्ट साउंड के लिए या लो एम्पलीट्यूड। तो कह सकते हैं अगर एम्पलीट्यूड कम होगा तो अपने पास जो साउंड है वो धीमा होगा, और एम्पलीट्यूड अगर बढ़ जाएगा तो साउंड तेज हो जाएगा। बेटा आपने एक डिवाइस सुना होगा एम्पलीफायर। अब एम्पलीफायर का काम क्या होता है? एम्पलीफायर का काम यही होता है बेटा, जो हम उसको साउंड इनपुट करते हैं, जैसे आप मोबाइल से गाने चला रहे हो तो सबसे पहले आप उसको इनपुट करते हो एम्पलीफायर के अंदर। एम्पलीफायर के अंदर क्या होता है, हमारे पास जब आप इनपुट करोगे तो जो एम्पलीट्यूड है वो कम होता है, लेकिन एम्पलीफायर क्या करता है, उस साउंड का जो एम्पलीट्यूड है इसको बढ़ा देता है, जिससे साउंड तेज लाउड साउंड प्रोड्यूस होता है। तो एम्पलीफायर का काम यही है, एम्पलीट्यूड को बढ़ाने का। तो जितना आप एम्पलीट्यूड बढ़ाते चलोगे जो साउंड है वो उतना ही लाउडर होता चलेगा, और जितना लाउड साउंड होगा वो उतना ही दूर तक डिस्टेंस को ट्रेवल कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये तो अपने पास एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो अपने पास आता है क्वालिटी ऑफ साउंड। अब बेटा एक चीज आप नोट करेंगे, जो पिच है, हमने पिच की बात की, पिच किसके ऊपर डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी के ऊपर। अगर फ्रीक्वेंसी हाई तो पिच ज्यादा, फ्रीक्वेंसी लो तो पिच कम। लाउडनेस ये किस पे डिपेंड करती है? एम्पलीट्यूड के ऊपर। एम्पलीट्यूड ज्यादा तो साउंड लाउड होगा, एम्पलीट्यूड कम तो साउंड सॉफ्ट होगा। ठीक, अब बेटा अगर क्या हो, हमारे पास दो साउंड प्रोड्यूस हो रहे हैं, सेम फ्रीक्वेंसी के हों, सेम एम्पलीट्यूड के, मतलब उनकी पिच भी सेम है और उनकी लाउडनेस भी सेम है, उन दोनों को अगर डिस्टिंग्विश करना हो तो उस जगह पे हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स काम में आता है वो आता है क्वालिटी ऑफ साउंड। देखते हैं क्या है। इट डिस्टिंग्विश वन साउंड फ्रॉम अनदर हैविंग सेम पिच एंड लाउडनेस। मतलब सेम पिच और सेम लाउडनेस के जो साउंड है उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको हम कहते हैं क्वालिटी ऑफ साउंड। एक्चुअल में क्वालिटी होती क्या है बेटा? कुछ साउंड ऐसे होते हैं जो आपको सुनने में प्लीजेंट लगते हैं, मतलब उनको सुन के आपको अच्छा फील होता है, ऐसे साउंड्स को आप कहते हो रिच क्वालिटी के साउंड है। और कुछ साउंड ऐसे होते हैं जिनको सुन के सिर में दर्द होने लग जाता है, उसको हम कहते हैं पुअर क्वालिटी के साउंड। अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें, एक बेटा हॉर्न बज रहा है, ठीक है, और एक तरफ म्यूजिक चल रहा है। अब बेटा दोनों में क्या तो सेम फ्रीक्वेंसी से चल रहे हों और दोनों की लाउडनेस सेम, मतलब दोनों सेम वॉल्यूम में, जितने वॉल्यूम में हॉर्न बज रहा उतने वॉल्यूम में और गाने चला रहा। अब दोनों में से कौन सा साउंड आपको सुनने में अच्छा लगेगा? ऑब्वियस सी बात है म्यूजिक का साउंड,
तो म्यूजिक का साउंड सुनने में प्लीजेंट है तो आप उसको कह दोगे रिच क्वालिटी का साउंड है, और जो हॉर्न का साउंड है ना, ट्रैफिक का साउंड है, ये आपको सुनने में अनप्लीजेंट लगेगा तो ये मेरे पास पुअर क्वालिटी का साउंड होगा। ठीक है, तो उस क्वालिटी है डिस्टिंग्विश करती है बिटवीन साउंड्स विच हैविंग सेम पिच एंड लाउडनेस। जिन साउंड के सेम पिच और सेम लाउडनेस है उनके बीच में डिस्टिंग्विश कौन करेगा, कौन सा फैक्टर करेगा, क्वालिटी ऑफ साउंड। द साउंड विच इज मोर प्लीजेंट इज सेड टू बी ऑफ रिच क्वालिटी। जो ज्यादा प्लीजेंट, सुनने में ज्यादा अच्छा साउंड होगा उसको अपन कह देंगे वो रिच क्वालिटी का साउंड है, और जो सुनने में अच्छा ना लगे साउंड वो पुअर क्वालिटी का साउंड होगा। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स हमने लिख रखे हैं, जैसे अ साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड अ टोन। एक ही फ्रीक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस होता रहे उसको हम कहते हैं टोन। और एक ही फ्रीक्वेंसी का साउंड अगर आप लगातार सुनते हो तो वो आपके लिए अनप्लीजेंट हो जाता है, आपको सुनने में अच्छा नहीं लगता है ना, एक जैसे ही साउंड बजता है। तो ये टर्म याद कर ले, हमारे पास सिंगल फ्रीक्वेंसी का साउंड होगा उसको हम कहते हैं टोन। इसके अलावा अ साउंड विच प्रोड्यूसेस ड्यू टू मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रीक्वेंसीज। अगर हमारे पास कोई साउंड प्रोड्यूस हो रहा है जिसके अंदर आपने बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज का साउंड मिक्स कर दिया है, इज कॉल्ड अ नोट, उसको आप कहते हो नोट, एंड इज प्लीजेंट टू लिसन, और वो सुनने में भी आपको अच्छा लगता है। जैसे म्यूजिक की बात करते हैं, म्यूजिक के अंदर बेटा बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज के साउंड एक साथ हो गए तो आपको सुनने में अच्छा लगता है। इसके अलावा नॉइस की अगर हम बात करें, वो अनप्लीजेंट साउंड है, सुनने में अच्छा नहीं लगता तो उसको हम कहते हैं वो पुअर क्वालिटी का साउंड है। तो बेटा हमने कैरेक्टरिस्टिक्स एम्पलीट्यूड पढ़ लिया, क्वालिटी ऑफ साउंड पढ़ लिया। अब एक लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास जो आता है साउंड वेव का वो आता है स्पीड। चलिए वो भी चेक करते हैं। तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारे पास आता है साउंड वेव का वो आता है स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड बेटा हम मोशन वाले चैप्टर में भी डिफाइन कर चुके हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन इज कॉल्ड स्पीड। तो सेम यहाँ पे हमारे पास साउंड की भी एक स्पीड होती है। अगर आप साउंड प्रोड्यूस कर रहे हो वो थोड़ी दूर तक किसी आदमी को सुनाई दे रहे हैं, तो मतलब यहां से वहां तक जाने में साउंड ने कुछ डिस्टेंस भी ट्रेवल किया है, और डिस्टेंस ट्रेवल करने के साथ उसने कुछ टाइम भी लिया, तो अपन कह सकते हैं साउंड की एक स्पीड भी हो। तो यहाँ पे हम साउंड की स्पीड को डिफाइन करेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पॉइंट ऑन द वेव पर यूनिट टाइम। सेम अपने पास डेफिनेशन है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पॉइंट ऑन द वेव पर यूनिट टाइम। साउंड वेव के ऊपर आप एक पॉइंट मान लो, वो पॉइंट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है पर यूनिट टाइम, उसको आप कहोगे स्पीड ऑफ साउंड। डिनोट करते हैं इसको v से, स्पीड को उसकी SI यूनिट, अपने पास जो स्पीड की यूनिट वही हो जाएंगे मीटर्स पर सेकेंड। एक एक्सप्रेशन यहाँ पे हम ड्राइव करेंगे, उसको आप अच्छे से समझना। तो उसके लिए एक वेव हम ड्रॉ करते हैं। अब बेटा वेव की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी, जैसे अगर हम बात करें इस क्रस्ट से इस क्रस्ट तक जब आप जाओगे तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा, जितना इसकी वेवलेंथ है। एक ऑसिलेशन हमने कहा कंप्लीट कब होती है, जब आप जिस पोजीशन से स्टार्ट कर रहे हैं घूम के उसी पोजीशन पे जब दोबारा पहुंचते हैं तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट होती है। तो अगर मैं यहां से मान लो शुरू करता हूं इसको, तो पहले नीचे गए, फिर वापस आया, फिर वापस इसी पोजीशन पे आ गए, सेम पोजीशन पे जब आया तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुई, और एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको अपन ने कहा टाइम पीरियड। ठीक है, तो बेटा एक ऑसिलेशन जब कंप्लीट होती है उसको हम कह सकते हैं उसमें जो टाइम लगता है उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड टी। और एक ऑसिलेशन में जो हमारे पास वेव डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको हम कहते हैं वेवलेंथ। बट हम डिफाइन ऐसा कर देते हैं क्रस्ट टू क्रस्ट, ट्रफ टू ट्रफ। अगर आप बात करो मैं इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक की बात करूं तो ये डिस्टेंस भी मेरे पास लैम्डा के इक्वल ही होगा, क्योंकि यहाँ से अपने पास वेव स्टार्ट हुई और यहाँ पे एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुई। एक ऑसिलेशन जब कंप्लीट होती है उसमें जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है वो होता है वेवलेंथ के इक्वल, और इसमें जो टाइम लगता है उसको मैंने कहा टी। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम स्पीड को डिफाइन करते हैं, जो स्पीड है इसको हम कहते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। तो यहां से मैं कह सकता हूं मेरे पास जो v है स्पीड डिस्टेंस। अब बेटा जब एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुई तो डिस्टेंस कितना कवर किया,
लैम्डा डिवाइड बाय, और उसमें टाइम कितना लिया, जितना उसका टाइम पीरियड है डिवाइडेड बाय टी। ये मेरे पास हुआ स्पीड का फार्मूला लैम्डा बाय टी। इसको आप यूज कर सकते हो, लेकिन इसको अपन थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसी फॉर्मूले को बेटा मैं लिख सकता हूँ v इक्वल्स टू लैम्डा इंटू 1 बाय टी। ठीक है, लैम्डा इंटू 1 बाय टी को मल्टीप्लाई करते हैं तो लैम्डा बाय टी बनेगा। अब यहाँ पे जो 1 बाय टी है, ये हमने एक रिलेशन पढ़ा था फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो 1 बाय टी अपने पास होता है फ्रीक्वेंसी के इक्वल, तो 1 बाय टी को हम लिख देंगे फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से मेरे पास जो फाइनली रिजल्ट आता है, जो स्पीड है v, ये किसके बराबर होगी, लैम्डा न्यू। इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको आप याद रखेंगे और कंफ्यूज ना हो। ये v है स्पीड को बता रहा है और ये न्यू है जो कि बताएगा फ्रीक्वेंसी को। तो v इक्वल्स टू लैम्डा न्यू, ये अपने पास रिलेशन है स्पीड ऑफ साउंड, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बीच में। इसके ऊपर भी कई बार न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो इसको भी आप ध्यान में रखें। इसके अलावा अगर हम और बात करना चाहें स्पीड के बारे में, तो स्पीड ऑफ साउंड रिमेन्स ऑलमोस्ट द सेम फॉर ऑल फ्रीक्वेंसीज इन अ गिवन मीडियम अंडर द सेम फिजिकल कंडीशन। बेटा जो स्पीड ऑफ साउंड है ये ऑलमोस्ट सेम रहती है सभी मीडियम, सभी फ्रीक्वेंसीज के साउंड के लिए। अगर आपके पास आप मीडियम चेंज नहीं कर रहे हो, तो फिजिकल कंडीशंस है वो आप चेंज नहीं कर रहे हो, मतलब सेम मीडियम में सेम फिजिकल कंडीशन, सेम टेम्परेचर, सेम प्रेशर पे आप कह सकते हो जो स्पीड है साउंड की वो सभी फ्रीक्वेंसी के लिए ऑलमोस्ट सेम रहती है। लेकिन अगर आप फिजिकल कंडीशंस चेंज कर रहे हो, मीडियम चेंज कर रहे हो, तो साउंड की स्पीड चेंज होगी। तो हमने कुछ फैक्टर्स लिखे हुए हैं। स्पीड ऑफ साउंड वेरीज विद, अब स्पीड ऑफ साउंड किस किस चीज के साथ वेरी हो सकती है। पहला हमने लिखा है प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम। अगर आप मीडियम चेंज कर रहे हो तो स्पीड जो है साउंड की वो चेंज होती है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे मेरे पास जो स्पीड है सॉलिड्स में, साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा होती है। इससे बाद में अगर मैं बात करूं लिक्विड्स में, और सबसे कम मेरे पास जो स्पीड होती है वो होती है गैसेस में। ठीक है, तो साउंड की जो स्पीड है मीडियम पे डिपेंड करती है। सॉलिड में सबसे ज्यादा स्पीड होती है साउंड की, लिक्विड में उससे कम और गैसेस मीडियम में सबसे कम। इसके बाद में अगर अपन बात करें टेम्परेचर ऑफ मीडियम, अगर आप मीडियम का टेम्परेचर चेंज कर रहे हो इससे भी जो साउंड है उसकी स्पीड चेंज होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें साउंड की स्पीड है 331 मीटर पर सेकेंड होती है 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर दो 2022 तो ये स्पीड हो जाती है 344 मीटर पर सेकेंड एट मान लेते हैं 20 डिग्री सेल्सियस, 20 या 22 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं टेम्परेचर बढ़ाने से, हमारे पास कई मीडियम्स के अंदर टेम्परेचर बढ़ाने से जो स्पीड ऑफ साउंड है वो भी चेंज होती है। इसके अलावा प्रेशर की वेरिएशन के ऊपर भी कि मीडियम का प्रेशर कितना है, इसके ऊपर भी साउंड की जो है स्पीड डिपेंड करती है। बाकी बेटा डिपेंडेंसी आप हायर क्लासेस में चेक करोगे ना, +1 के अंदर ये डिटेल में टॉपिक है कि जो साउंड है किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा बेटा आपने अगर स्पीड अलग अलग वेव्स की देखें वो भी अलग अलग होती है। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल, जैसे हमारे पास जब बारिश आती है ना तो बिजली, जब थंडरस्टॉर्म आते हैं बिजली कड़कती है, तो उस टाइम आपने नोट किया होगा बेटा आपको जो लाइट है उसकी फ्लैश बहुत पहले नजर आ जाती है और जो उसका साउंड है वो कुछ देर बाद में सुनाई देता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा बेटा सिंपल सा रीजन कह सकते हैं कि अपने पास जो स्पीड ऑफ लाइट है वो बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू स्पीड ऑफ साउंड। तो स्पीड ऑफ लाइट जो अपने पास है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और जो स्पीड ऑफ साउंड अभी हमने बात की अगर नॉर्मली भी माने तो 331 या 344 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा इनके बीच में काफी डिफरेंस है। इसी वजह से ऊपर साउंड और लाइट एक साथ प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन जो लाइट है वो फास्ट ट्रैवल करके आ जाती है आपके पास, वो पहले नजर आ जाती है, और जो साउंड है उसकी स्पीड कम है तो टाइम लगाता है आप तक पहुंचने में, आपको उसका साउंड बाद में सुनाई देता है। तो ये सब अपने पास वो स्पीड ऑफ साउंड के बारे में। इसमें बेटा एक छोटा सा टॉपिक अलग से आपको दे रखा है जो यहाँ स्क्रीन पे भी शो हो रहा है, इसको आप यहीं से नोट कर लेंगे, सोनिक बूम। बेटा सोनिक बूम क्या है? अब बेटा हमारे पास कई ऑब्जेक्ट्स ऐसे भी हैं
जो स्पीड ऑफ साउंड से भी फास्ट ट्रेवल करता है। कितनी स्पीड है साउंड की? 331 मीटर पर सेकंड। लेकिन कुछ हमारे पास ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो साउंड की स्पीड से भी तेज चलते हैं, जैसे बुलेट्स होगी, है ना, अपने पास जेट एयरक्राफ्ट हो गई, है ना, ये अपने पास जो है साउंड की स्पीड से भी तेज चलते हैं। तो ऐसी कंडीशन में बेटा जब अपने पास कोई ऑब्जेक्ट साउंड की स्पीड से भी तेज चल रहा हो, तो वो जब साउंड प्रोड्यूस करता है तो उस साउंड के अंदर अपन कहते हैं शॉक वेव्स प्रोड्यूस होती है। बहुत ज्यादा हाई प्रेशर का जो है वेरिएशन होता है। मीडियम पार्टिकल्स के अंदर जो अपन ने कहा प्रेशर वेरिएशन होती है ना, इसके अंदर बहुत ज्यादा हाई एम्पलीट्यूड की और हाई प्रेशर वेरिएशंस की वेव बनती है, जिनको अपन कहते हैं शॉक वेव्स। और बेटा इस केस में हम कह सकते हैं जो शॉक वेव्स प्रोड्यूस होती है, इनके अंदर इतनी एनर्जी होती है कि ये जो ग्लास है इसको ब्रेक कर सकती है ना, इजीली ग्लासेस को ब्रेक कर सकती हैं। और जैसे सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें, हमारे पास अगर कोई फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट है जो स्पीड ऑफ लाइट और स्पीड ऑफ साउंड से भी फास्ट मूव कर रहे हैं, अगर वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो शॉक वेव्स प्रोड्यूस होंगी, और उन्हीं शॉक वेव्स को अपन कहते हैं सोनिक बूम, है ना। तो यहाँ पे इस पैराग्राफ के अंदर सारा सोनिक बूम के अंदर के बारे में बता रखा है, इसको आप अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लेंगे। तो ये आज हमारे पास साउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म होते हैं। इसके बाद में कुछ और टॉपिक्स अपने पास इस चैप्टर के अंदर आएंगे, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ फ्रेंड्स को शेयर करें और जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।